अरे क्या चल रहा है भाई। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स, ये पूरा पोर्शन आज हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। बेसिक टर्म्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स ये हम लोग आज पूरा पोर्शन खत्म कर देते हैं। एंड क्लासिफिकेशन भी लगभग उनके बारे में, क्लासिफिकेशन भी लगभग हम लोग खत्म कर देंगे। क्लासिफिकेशन एंड बेसिक टर्म्स, क्लासिफिकेशन एंड बेसिक टर्म्स। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक टर्म्स भी है, सॉरी बेसिक सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स भी है। ठीक है, उसको अपन कल के पोर्शन में कवर करते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, तो बढ़ते थोड़ा सा आगे। आज हम लोग पोल्ट्री के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, पोल्ट्री के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे। तो कल तक हम लोगों ने लगभग स्वाइन हस्बेंड्री पूरा खत्म कर दिया था। कल तक हम लोगों ने लगभग स्वाइन हस्बेंड्री पूरा खत्म कर दिया है। स्वाइन हस्बेंड्री लगभग हम लोगों ने कल खत्म कर दिया है। आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पोल्ट्री। सो पोल्ट्री के बारे में जब भी हम लोग देखते हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन, और फिर कल हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और उनके ब्रीड्स भी कल हम लोग देखेंगे। अब नॉर्मली जब भी हम देखते हैं कि बेसिक टर्म्स ऑफ पोल्ट्री, तब सबसे पहली बात आती है व्हाट डू मीन बाय पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्ट्री। चलो आप बताओ, आपको पोल्ट्री के बारे में क्या पता है। आपके दिमाग में सबसे पहले पोल्ट्री बोलने के बाद क्या आता है। मुझे यह पता है कि आपके दिमाग में पोल्ट्री, जब भी आप वर्ड सुनते हो तो पोल्ट्री क्या, पोल्ट्री के बारे में क्या आपके दिमाग में आता है ना। पोल्ट्री के बारे में क्या आपके दिमाग में क्या आता है, मुझे बताओ। चलो, जब भी आप पोल्ट्री वर्ड सुनते हो तो पोल्ट्री के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है, मुझे बताइए। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। पोल्ट्री वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है, चिकन। देखो ये देखो ये बावड़े, चिकन। चलो सर, मेरे दिमाग में चिकन आता है। अबे मटन इनका नहीं रहता है ना, चिकन आता है, चिकन आता है, चिकन आता है। बाकी लोग भी कुछ भी बोलो बे, चिकन फार्मिंग। यस, सो पोल्ट्री का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना। यस, केएफसी। देखो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग ही कुछ चलता है ना। हितेश का मतलब बोलना है कि केएफसी। अब पोल्ट्री बर्ड जो भी है, डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स, बर्ड्स उनका डोमेस्टिकेशन करना फॉर द पर्पज ऑफ एग, मीट एंड फीदर्स। इन तीन चीजों के लिए, चिकन, टर्की हो या फिर उसके बाद में डक्स हो। पोल्ट्री बोले तो हमारे दिमाग में पहले यही आता है कि नहीं सर, ये चिकन्स के बारे में ही हमारे दिमाग में आता है, तो वैसे नहीं है। पोल्ट्री का मतलब होता है एग, मीट एंड फीदर प्रोडक्शन, तीनों का प्रोडक्शन करना है, चिकन से, डक से और टर्की से। समझ रहे हो आप। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर, साइंटिफिक नेम ऑफ चिकन क्या नाम है उनका, गैलस डोमेस्टिकस। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि सर इनके बारे में अभी टर्मिनोलॉजीज बताइए एक बार, टर्मिनोलॉजीज। सो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजीज इनके बारे में, अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट किया उसको बोला कॉक, अच्छे से अच्छी फीमेल सिलेक्ट की उसको बोला हेन, दोनों का मेटिंग किया प्रोसेस को बोला कपलिंग, एक्ट ऑफ मेटिंग ऑफ कॉक एंड हेन, दोनों को बोला कपलिंग। अब इन दोनों का जो बच्चा होता है दैट इज कॉल्ड अ चिक। अब चिक के जन्म लेने के प्रोसेस को हम लोग, पार्चुरेशन को हम लोग बोलते हैं हैचिंग। क्योंकि ये सबसे पहले क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद फिर उसको हैच होने के बाद फिर बच्चा बाहर आता है। सो द प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज हैचिंग, और ये कब होता है, अप टू द 5 वीक्स। मतलब क्या,
पहले महीने तक, मतलब जैसे ही एक वो ले करते हैं, ले करने के बाद लगभग 1 महीने बाद ये हैचिंग की प्रोसेस हमें दिखने को मिलती है। सो बेसिकली अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट किया, बोला कॉक, फीमेल सिलेक्ट की, बोला हेन, दोनों का मेटिंग, बोला कपलिंग, बच्चे ने जन्म लिया, बोला चिक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर मेल हो तो उसको बोलेंगे कॉकरेल, अगर फीमेल हो तो उसको बोलेंगे पुलेट। अब हम लोगों ने देखा कि कॉकरेल में अगर कैस्ट्रेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपॉन, पुलेट में कैस्ट्रेशन करते हैं, सॉरी पुलेट आफ्टर पार्चुरेशन शी इज कंसिडर्ड एज हेन। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, अच्छे से अच्छे मेल सिलेक्ट किया, कॉक बोला, फीमेल सिलेक्ट की, हेन बोला, दोनों का मेटिंग किया, कपलिंग बोला, बच्चे को जन्म दिया उसने, उसको बोला चिक। उसके बाद चिक को जन्म लेने की प्रोसेस को बोला हैचिंग अप टू द 5 वीक्स। उसके बाद मेल जो है उसको बोला कॉकरेल, है ना, मेल कॉकरेल। जो फीमेल है पुलेट, है ना, उसको अगर बिफोर द मीटिंग, मतलब बच्चा है मेल हुआ बाद में, तो कॉकरेल बोलेंगे, फीमेल होगी तो पुलेट बोलेंगे। उसके बाद कॉकरेल में कैस्ट्रेशन किया, बोला कैपॉन, कैस्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस, और पुलेट ने एग लेइंग करने के बाद उसको बोला जाता है हेन। तो ये बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं एकदम से। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब है डे ओल्ड चिक, डे ओल्ड चिक, है ना। सो डे ओल्ड चिक के बारे में जब भी हम लोग देखते हैं, डे ओल्ड चिक का मतलब होता है जब भी अभी अभी कोई चीज हैच हुई है, मतलब अभी एक हैच हुआ है और एक ही दिन हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज डे ओल्ड चिक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिक, चिक का मतलब क्या होता है वो भी समझे। अ यंग मेल और फीमेल फाउल बिलो द 5 वीक्स, कि चिक का मतलब होता है छोटा बच्चा, डे ओल्ड चिक का मतलब होता है पहला दिन है बच्चे का, उसको बोलेंगे डे ओल्ड चिक। अब चिक का मतलब होता है अप टू द 5 वीक, 1 महीने तक उसको हम लोग चिक बोलते हैं नॉर्मली। उसके बाद 9 वीक टू 20th वीक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम लोग उनको बोलते हैं ग्रोवर्स, क्योंकि हम लोग उनको चिकन पर्पस के लिए यूज करने वाले, इन फ्यूचर मीट पर्पस के लिए यूज करने वाले। सो ग्रोवर का मतलब क्या होगा कि जैसे ही 9th वीक, मतलब 2 महीने से आगे, अप टू द 5 मंथ, मतलब 2 महीने से 5 मंथ तक, है ना, हम लोग उनको बोलते हैं ग्रोवर्स। उसके बाद आती है पुलेट। पुलेट का मतलब क्या होता है, अ यंग फीमेल चिकन, ऐसी फीमेल, अगर वो फीमेल हो तो उसको बोलते हैं पुलेट, है ना। ग्रोवर आइदर ऑफ सेक्स होता है ना, आइदर ऑफ सेक्स मतलब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब वो 9 to 20th वीक में होता है, मतलब 2 से 5 महीने के बीच में होता है, उसको ग्रोवर बोलते हैं। अब आता है कॉकरेल, ऐसा यंग मेल जिसका एज अभी 5 to 8 मंथ्स के आसपास होगा, ऐसा यंग मेल जिसका एज 5 to 8 मंथ्स के आसपास है, उसको बोलते हैं कॉकरेल। और रोस्टर क्या है, मैच्योर्ड चिकन, अगर ये मेल है, मेल मैच्योर्ड जब भी होता है उसको रोस्टर भी बोला जाता है। तो बेसिक सी बातें हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चिक। डे ओल्ड चिक का मतलब होता है 1 दिन वाला बच्चा, उसके बाद उसको 1 महीने तक चिक ही बोलते हैं। उसके बाद अगर वो मेल हो फीमेल हो, 2 महीने से 5 महीने तक लगभग उसको बोलते हैं ग्रोवर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पुलेट, पुलेट का मतलब होता है वो फीमेल होती है। उसके बाद कॉकरेल, वो मेल होता है, यंग मेल जो 5 से 8 महीने के बीच में होता है। रोस्टर, मैच्योर्ड मेल ऑफ कॉक, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टर। क्लियर हो तो एक बार क्लियर करके बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं अपन। ओके, चलो यहां तक क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे। यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे। यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रूड का मतलब क्या होता है। अब जब भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके जो चिकन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ब्रूड, और उनका केयर एंड मैनेजमेंट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग। समझ रहे हो आप। देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ब्रूड, छोटे छोटे बच्चे। ब्रूड का मतलब क्या, मैं फिर से बोलता हूं, देखिए ये ब्रूड, अ ग्रुप ऑफ चिक ऑफ सेम एज, मतलब एक बैच है पूरी की पूरी, चिक्स की, छोटे बच्चों की एक बैच है पूरी की पूरी, उनके पूरे ग्रुप को, उनके पूरे बैच को बोलते हैं ब्रूड। अ स्मॉल यंग, जो छोटा सा है ना, अ ग्रुप ऑफ चिक्स ऑफ सेम एज, छोटे छोटे बच्चे जो सेम एज के, उनको बोलते हैं ब्रूड। और इनकी केयर एंड मैनेजमेंट करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूडिंग। समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो आप। द केयर एंड मैनेजमेंट, उनकी केयर एंड मैनेजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि सर अब ब्रूड हो गया, ब्रूडिंग हो गया, अब आता है ब्रूडर। जो इंस्ट्रूमेंट, अभी ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनको सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए होती है हीट। सुनिए आप, कि जो छोटा बच्चा है उसको बोलेंगे ब्रूड, उसका केयर एंड मैनेजमेंट करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग। अब ब्रूडर का मतलब क्या होता है ना, ये ऐसा हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ऐसा लाइट होता है, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इन बच्चों को हीट मिले। अब इनको हीट क्यों चाहिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है, एक से बाहर हैच करके वो आता है, उसकी बॉडी लूज होती है। सेकेंड थिंग, उसको बहुत ठंड लगती है, क्योंकि फिदर्स उतने उसके शरीर पे उतने फिदर्स नहीं होते हैं, डेंस फिदर नहीं होते हैं, तो वो मतलब ठंड लगने लगती है। थर्ड थिंग, अगर लाइट हो, जितना लाइट हो उतना वो फीड करेंगे,
तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को एक ही बात ध्यान में रखनी है, दैट इज बेसिकली ब्रूडर। उसको क्या कहें हम लोग? ब्रूडर। अ डिवाइस ऑफ प्रोवाइडिंग द हीट और आर्टिफिशियल हीट टू द चिक्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडर। तीन चीजें देखिए, छोटा बच्चा ब्रूड, उनका केयर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ब्रूडिंग, थर्ड हीट, दो आर्टिफिशियल जो कुछ भी चीज है वो आर्टिफिशियल थिंग, इनको बोलेंगे हम लोग दैट इज अ ब्रूडर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रूडर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगली क्या चीजें? लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स को ही बोलते हैं फ्रायर्स। अब लेयर्स का मतलब क्या होगा? लेयर्स का मतलब ऐसे ब्रीड्स जो एग ले करते हैं, मतलब फीमेल, इन शॉर्ट फीमेल, कि जनरली एग लेइंग फीमेल चिकन्स दे आर कंसिडर्ड एज अ लेयर्स। जो भी एग ले कर रहा है, एग ले करता है, एग ले कर रहा है, दे आर कंसिडर्ड एज लेयर्स। अब ब्रॉयलर और फ्रायर्स कौन से? ब्रॉयलर एंड फ्रायर कौन है? कि जिनको हम बेसिकली 1 से 1.5 मतलब सॉरी 2 महीने के बाद लगभग हम लोग देखते हैं कि उनको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करते हैं मतलब उनको 2 महीने हम लोग संभालते हैं, अच्छे से संभालते हैं, और फिर उनको हम लोग हार्वेस्टिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए यूज करते हैं। सो ऐसे मेल या फीमेल जिनको कटिंग पर्पज के लिए या फिर मीट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉयलर और फ्रायर। ओके, ब्रॉयलर और फ्रायर, आइदर ऑफ सेक्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ पे मेल हो सकता है क्या? लेयर। कभी देखा है मुर्गा अंडी दे रहा है, मुर्गा एग्स ले कर रहा है, मुर्गी अंडी दे रही है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन मुर्गा दे रहा है ये नहीं समझ सकते ना। तो यहाँ पे लेयर्स ये कंपलसरी फीमेल है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉयलर और फ्रायर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। कौन बोलता है मुर्गी को खाया नहीं जाता? खाया जा सकता है, तो वो भी ब्रॉयलर हो सकती है। मुर्गा क्यों नहीं खाया जा सकता? खाया जा सकता है, वो भी ब्रॉयलर हो सकता है। तो आइदर ऑफ सेक्स, है ना। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मीट पर्पज के लिए हम लोग अगर उनको यूज कर रहे हैं, है ना, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रॉयलर और फ्रायर। ब्रॉयलर और फ्रायर, समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? उनको बोलते हैं ब्रॉयलर और फ्रायर, बस सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा सिंपल सिंपल है एकदम। अब ब्रूडी और क्लच। ब्रूडी का मतलब क्या होता है और क्लच का मतलब क्या होता है? देखो, अ हेन विच हैज स्टॉप लेइंग एग टेम्पररीली। अब होता क्या है ये देखिए आप, कि बहुत बार क्या होता है ना, कि जब कोई कोई भी मुर्गी हो वो एग ले करेगी, और एग ले करने के बाद ना उस एग को हीट देना पड़ता है। जैसे बच्चों को हीट देना पड़ता है ना, वैसे एग को भी हीट देना पड़ता है। समझिए बात को, कि एग को भी हम लोगों को हीट देनी है। अब एग को हीट देना, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, और हीट देने के बाद 21 दिनों के बाद वो एग से बच्चा बाहर आता है। सिंपल सी बात है कि कोई मुर्गी ने अंडा दे दिया है, उस अंडे को हम लोगों को 21 दिनों तक उसको हम लोगों को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो 21 दिनों के बाद वो बच्चा उस एग से बाहर आता है। अब दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो वो करने के लिए ना आर्टिफिशियली तो हम लोग लाइट में रख देंगे, लेकिन पहले तो नेचुरली चलता था सब कुछ, तो फिर क्या, तो उस समय में क्या करते थे ना, ऐसी एक मुर्गी को सिलेक्ट करते थे जिसने टेम्पररीली एग लेइंग बंद कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी मुर्गियां होती है जो टेम्पररीली ना एग लेइंग नहीं करती, तो ऐसी मुर्गी को सिलेक्ट करो, और उस मुर्गी ने जो अंडे दिए उसके अंडे के ऊपर इसको जाके बिठाओ। समझ रहे हो आप? दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडी। ऐसी फीमेल, ऐसी फीमेल चिक जिसने अभी टेम्पररीली एग लेइंग बंद कर दिया, टेम्पररीली नॉट परमानेंट, उसने अभी टेम्पररीली एग लेइंग बंद कर दिया है, तो किसी भी मान लीजिए कोई और 2-3 मुर्गियां हो, और 2-3 कोई भी हेन हो, उन्होंने एग लेइंग किया है, उनके एग जमा करो, उसके ऊपर इसको जाके बिठाओ, क्योंकि ये वैसे भी एग नहीं दे रही है, तो इसका कोई काम भी नहीं है, उसको बिठाओ। सो दैट इज कंसिडर्ड एज, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडी। ब्रूडी का मतलब समझ रहे हो? फिर हेन विच आर स्टॉप लेइंग एग्स टेम्पररीली, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रूडी। ओके, चलो अब आता है बात, अब आती है बात, दैट इज क्लच। द नंबर ऑफ एग लेड बाय अ बर्ड ऑन कंसेक्यूटिव डेज, मतलब सक्सेसिवली उसने कितने नंबर ऑफ एग्स ले किए। कोई कोई मुर्गी होती है 1 2 3 4 5, 5 एग ले किए उसने, बस वो रुक गई अभी। सो दैट इज द कंसेक्यूटिव, मतलब वो सक्सेसिवली एग लेइंग कर रही है ना, आज कल परसों तरसों ऐसे एग लेइंग कर रही है। सो दैट बैच इज कॉल्ड एज क्लच। अ क्लच ऑफ 3 to 4 एग्स इज प्रिफर्ड, मतलब क्या, कोई मुर्गी ने एग लेइंग शुरू कर दिया, तो आज एक ले, कल परसों तरसों, मतलब वो 3-4 एग्स जो है ना वो ले करती है। दैट बैच ऑफ ए लेइंग एग्स, कि मतलब उसने एक बार एग लेइंग स्टार्ट कर दिया, 3-4 एग दे देगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर वो एग्स ले करना शुरू कर देगी। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लच, मतलब अ ग्रुप ऑफ एग्स उसने जो ले कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्लच। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लच। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? मोल्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टिंग? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? वॉइस इशू है?
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? वॉइस इशू कैसे हो सकती है वॉइस इशू? हेलो हेलो, नहीं रे, क्लियर है एकदम। वॉइस इशू है? मोबाइल का आवाज बढ़ाओ, मोबाइल का आवाज बढ़ाओ। क्लियर है फिर? क्लियर है सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आवाज आ रही है सर, वो किसी एक को ही नहीं आ रही थी, शायद उसका मोबाइल बंद हो गया हो, या फिर उसके कान बंद हो गए, या फिर ऐसे हो सकता है हेडफोन्स बंद हो गए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो सुधार लो उसको और चलो आगे। अब मोल्टिंग का मतलब जानते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टिंग? मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ फीदर्स। अब ये क्या करते हैं ना, मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो इंसेक्ट होती है, आपने एंटोमोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उनमें भी मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग का मतलब वो शेडिंग, उसके बाहर आउटर स्किन जो है ना उसको शेड आउट करती है, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। तो यहाँ पर भी सेम चीज है ना। सो मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ फिदर्स। वो फिदर्स को शेड कर रही है, फिदर्स को शेड आउट कर रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोल्टिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोल्टिंग, है ना। द शेडिंग ऑफ फीदर्स इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। ओके, सो मोल्टिंग वो पूरे साल भर में एक ही बार करता है। द शेडिंग ऑफ फीदर्स मींस मोल्टिंग, और पूरे साल भर में एक ही बार किया जाता है। वंस इन अ ईयर वो मोल्टिंग करते हैं, वंस इन अ ईयर मोल्टिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कलिंग। अब कलिंग आपको याद होगा, ये हम लोगों ने एनिमल्स में भी किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलिंग? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनप्रोडक्टिव एनिमल्स एंड डिसीज्ड एनिमल्स। जो बीमार है, जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना, अनवांटेड है, उनको हम लोग साइड कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कलिंग। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनप्रोडक्टिव डिसीज्ड एनिमल्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनप्रोडक्टिव रिमूव दैट डिसीज्ड एनिमल्स, जैसे कि ओल्ड हो, नॉन लेइंग बर्ड्स हो, सिक बर्ड्स हो, मस्कुलाइन हेन्स हो, उन सबको रिमूव कर देना है हम लोगों को। तो रिमूव करने की दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कलिंग। आगे बढ़ते थोड़ा सा। सर व्हाट अबाउट द हेन डे प्रोडक्शन? The arrived by the dividing total egg laid in the season by average number of birds। मतलब क्या करना है सर हम लोगों को, कि एक बर्ड ने एवरेजली कितना प्रोडक्शन किया है, ये देखना है हम लोगों को कि एक बर्ड ने एवरेजली कितना प्रोडक्शन किया है। तो कितना प्रोडक्शन किया है ये कैसे जानना है हम लोगों को? द हेन डे प्रोडक्शन हम लोगों को क्या कर रहा है ना, कि टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने ले किए हैं, एक सीजन मान लीजिए, एक सीजन हम लोग कंसिडर करते हैं कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने, इतने एग है इतने बर्ड्स है, इसको डिवाइड कर लो, बस दैट्स इट, बात खत्म। तो हम लोगों को मिलेगा कि एवरेजली एक बर्ड ने कितना एग ले किया है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज हेन डे प्रोडक्शन। दिस इज अराइव्ड बाय द डिवाइडिंग टोटल एग्स लेड इन द सीजन बाय द एवरेज नंबर ऑफ बर्ड्स, कि कितने बर्ड्स है, एवरेजली कितने बर्ड्स है, टोटल एग्स कितने डिवाइडेड बाय टोटल बर्ड्स कितने, तो मिल जाएगा हिसाब कि एवरेज कितना मिल रहा है। तो अब यहां पे अलग बात आती है, हेन हाउस्ड एवरेज। हेन हाउस्ड एवरेज का मतलब क्या होता है? This is arrived by the dividing the total number of egg laid in the season by the number of birds originally placed in the house। मतलब सर नहीं समझा, देखो हेन हाउस्ड एवरेज का मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने मुर्गियां वहां पे रखी है, मुर्गियां आपने खरीद के वहां पे रखी है, कुछ मुर्गियां मर गई, कुछ मुर्गियां जिंदा है। तो यहां पे हम लोग को देखना है कि टोटल कितना एवरेज एग प्रोडक्शन हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आपने कितने इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये हेन हाउसिंग एवरेज हम लोगों को मिल जाएगा कि आपने टोटल बर्ड्स कितने रखे थे। सर हेन डे प्रोडक्शन में वहां पे हम लोगों ने एवरेजली बर्ड अवेलेबल कितने हैं और एग्स कितने ऐसे किया था, यहाँ पे वैसे नहीं। आपने टोटल बर्ड्स इंट्रोड्यूस कितने किए थे, उसमें एग्स कितने मिले आपको, ये सारी चीजें देखनी है। सो नो डिडक्शन आर मेड फॉर एनी लॉसेस फ्रॉम द फ्लोक्स, कि कोई भी मुर्गी अगर मर जाती है, मुर्गा अगर मर जाता है, तो उनको भी कंसिडर करना है उसमें, है ना, तो उनको भी कंसिडर करना है। तो दैट विल बी द हेन हाउस्ड एवरेज, हेन हाउस्ड एवरेज। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट डू मीन बाय हैचिंग? हैचिंग का मतलब होता है द प्रोसेस विच जो चिक्स है वो शेल को अंदर से तोड़ के बाहर निकल के आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैचिंग। हैचिंग का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट, है ना, कोई भी जो छोटा बच्चा होगा, है ना, तो वो एग को हैच करके बाहर निकल रहा है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज हैचिंग, है ना। द प्रोसेस बाय विच चिकन कम आउट फ्रॉम द एग, एग से वो बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हैचिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हैचिंग। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। यस, इनक्यूबेशन। यस, तो मैंने अभी क्या बोला था, जैसे ही कोई भी फीमेल ने एग लेइंग कर दिया है, तो वो तुरंत ऐसा नहीं होता कि इसने एग ले कर दिया बस वो फूट गया अंडा, उससे बच्चा बाहर आ रहा है, ऐसे इमीडिएट नहीं होता है।
तो जैसे ही एग ले करती है कोई भी हेन, उसको हम लोगों को 21 दिनों तक संभाल के रखना होता है इन द हीट। हीट में उसको संभाल के रखना होता है, हीट में, समझ रहे हो आप। तो हीट में क्या करेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ एग अंडर द सर्टेन रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ द चिक फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज। सर ये करने से क्या होगा, देखो हम लोगों ने एग्स अंदर रख दिए वहां पे इंक्यूबेटर, एक तो इंक्यूबेटर होता है, लेकिन सेकंड चीज क्या होती है, अगर इंक्यूबेटर नहीं होता है, देखो आवाज नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है भाई, आवाज तो आ रही है सूरजमल। हाँ आवाज आ रही है, सूरज का महीना कहना था कि आवाज आ रही है। इंक्यूबेटर होता है 21 दिनों तक इसमें रखो, तो इंक्यूबेटर अगर हम लोगों ने रखा तो होगा क्या कि ये अंदर जो बच्चा है ना वो वार्म होने की वजह से ना वो परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व, परिपक्व का मतलब क्या होगा कि वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा मतलब हेल्दी बन जाएगा अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को 21 दिनों तक ये एग के अंदर, मतलब ये 21 दिनों तक ये एग इंक्यूबेटर में रखो, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, ब्रूडी। याद है आपको ब्रूडी, मैंने बोला था कि नेचुरल ब्रीड जिसने अभी एग लेइंग बंद कर दिया है टेम्पररीली, और उसको उस एग के ऊपर बिठाओ, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रूडी। ओके, दैट इज ब्रूडी। चलो टेम्परेचर ये डिपेंड करता है आशीष, ये हम लोगों को क्या करना है ना, आगे जाके मैं टेम्परेचर भी बताऊंगा इसका, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस में लाइक कि एक का टेम्परेचर कितना होता है, उसके बाद जैसे बाहर निकलते उनका टेम्परेचर कितना होता है, ये एक सीक्वेंस में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि इनके ऊपर नियर अबाउट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इनको टेम्परेचर चाहिए, इनको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, उसके बाद ये बाहर निकलने के बाद और कम और कम और कम, ये मैं आपको बता दूंगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये इनको रखना पड़ता है इनिशियली, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसके बाद फिर से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक सीक्वेंस में अपन इसका टेम्परेचर अलग से देखेंगे, दैट इज इंक्यूबेशन और हैचिंग, ये अलग से अपना एक टॉपिक है, उसके अंदर अपन देखेंगे इसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय कैंडलिंग। अब सब चीजें हो चुकी है, अब क्या करना है हम लोगों को कि ये बहुत बार क्या होता है ना, देखो ये बहुत बार अपन ने इंक्यूबेशन कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये अंडा जो है ना, हम लोगों को अभी पता चल रहा है कि ये अंडा बाद में जाके खराब होने वाला है, तो हम लोग इसको क्यों इंक्यूबेट करेंगे, 21 दिनों तक इसकी राह क्यों देखनी है, इसको रिप्लेस करो, इसको निकाल दो, उसकी जगह दूसरा रखो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि अंडा अंदर से कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या फिर इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलने की एक सिंपल सी बात है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैंडलिंग। कैंडलिंग का मतलब क्या होता है, आप एक को पकड़िए, लाइट मारिए, उसके अंदर का एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैंडलिंग। द प्रोसेस ऑफ, समझ रहे हो आप, कैंडलिंग। कैंडलिंग का मतलब क्या होगा, ऐसे इस तरीके से उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। द प्रोसेस इन विच एग्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स एंड फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द एग शेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट की गलती है, कुछ है, प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों को लाइट के आगे रख के देखना है, एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज कैंडलिंग। उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैंडलिंग कहेंगे, कैंडलिंग। अब प्रोसेस आती है दैट इज डीबिकिंग। डीबिकिंग, अब बहुत बार क्या होता है ना, इनमें कैनाबैलिज्म होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनाबैलिज्म। कैनाबैलिज्म का मतलब ये होता है ना, बहुत बार ये क्या करते हैं, आपस में फाइटिंग करते हैं, आपस में फाइटिंग कर लेते हैं। तो अगर सेम स्पीसीज के बीच में फाइटिंग हो रहा है और एक दूसरे को वो मार रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैनाबैलिज्म। तो डीबिकिंग के वक्त हम लोगों को क्या करना है ना, 1/3 पोर्शन फ्रॉम उस साइड से, इधर से नहीं, हम लोगों को इधर से, जिधर से उसका मुंह है वहां से 1/3 पोर्शन उसका अपर बीक का कट कर देना है, क्योंकि अपर बीक है ना, यही शार्प होती है, और वो इतने तेज 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 अगले वाले को मारती है ना, तो अगली ब्रीड मर ही जाती है, इतना डेंजर रहते हैं। तो डीबिकिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग द पार्ट ऑफ द बीक, उसकी जो बीक है वो पार्ट कट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीबिकिंग, है ना। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, कटिंग द पार्ट ऑफ द बीक, दैट इज कॉल्ड एज डीबिकिंग। अब ये क्यों क्यों हम लोग कर रहे हैं, दैट इज टू अवॉइड द कैनाबैलिज्म, टू अवॉइड द कैनाबैलिज्म, हम लोग ये देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग हैचरी के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैचरी। हैचरी का मीनिंग क्या होता है ना, हैचरी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैचरी। तो हैचरी का मीनिंग ये होता है कि द प्रोडक्शन यूनिट और बिल्डिंग, जहां पर हम लोग ना आर्टिफिशियल एग को हैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम लोग इंक्यूबेटर रख रहे हैं, रखने के बाद उनको बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालने के बाद हम बाहर से अंडा अगर फोड़ेंगे तो वो नहीं चलेगा, अंडा अंदर से ही फूटना चाहिए, तभी उसमें से बच्चा बाहर आएगा, समझ रहे हो आप अंडा बाहर से फोड़ोगे तो उसको ऑमलेट ही बनाना पड़ेगा, अगर अंदर से फूट रहा है तो उसकी वजह हो सकती है कि अच्छा चलो, है ना, उसकी वजह हो सकती है कि चलो अंदर से बच्चा आ रहा है। तो ये अंदर से बच्चा बाहर लाने के लिए जो बिल्डिंग यूनिट, जहां पर ये हैचिंग होने की प्रक्रिया चलती है, जहां पर इंक्यूबेशन होता है उसके बाद हैचिंग होता है, दैट प्रोसेस और दैट बिल्डिंग इज कॉल्ड एज हैचरी। जहां पर ये सारी चीजें हो रही है उसको बोलते हैं हैचरी, क्या बोलेंगे उसको, हैचरी, हैचरी, है ना। और ये हैचरी में क्या होता है, इंक्यूबेटर, वही 21 दिनों तक एग्स को रखो।
अब अगला आता है दैट इज द फ्लोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोक? फ्लोक का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, a group of poultry birds, yes, a group of poultry birds that is called as flock. और चिकन, the meat of poultry bird that is called as chicken. बेसिक सिंपल सी बात है सर। फिर बच्चे को चिक बोलते, चिक। आगे बढ़ते प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। आसान सा सवाल। एक एक प्रोडक्शन पूरी दुनिया में एक प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे चल रहा है? सबसे ज्यादा एक प्रोडक्शन होता है चाइना में, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया। दो तरीके के एग होते हैं, एक ब्राउन शेल्ड, एक व्हाइट एग शेल्ड। तो ये ब्राउन शेल्ड एक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इनका। व्हाइट एग शेल्ड कंपैरेटिवली कम प्रोडक्शन है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में हो रहा है, सॉरी कौन से कंट्री में हो रहा है? चाइना, यूएसए और इंडिया। इंडिया का कितना रैंक रहा है? अभी इंडिया का 8th रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट प्रोडक्शन, है ना। इंडिया का 8th रैंक है इन द मीट प्रोडक्शन। अब इंडिया में देखते हैं लीडिंग स्टेट कौन से। इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क जो एग प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश नियर अबाउट जितना एक प्रोडक्शन हो रहा है 21%, 20 से 21% एक प्रोडक्शन सिर्फ अकेला आंध्र प्रदेश में हो रहा है, अकेले आंध्र प्रदेश में। ओके। छत्तीसगढ़ हैड द लोएस्ट शेयर, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे कम एक प्रोडक्शन होता है, नियर अबाउट 1 to 2% ओनली। कि दुनिया में अपने इंडिया में जितना भी एक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 1 to 2% सिर्फ छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज्यादा एक प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश। सबसे कम एक प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? छत्तीसगढ़, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को शायद ही ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा अगला पोर्शन डिपेंड करता है। इसी के ऊपर हमारा अगला पोर्शन डिपेंड करता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द प्लानर ही मैं आपका टॉपिक कवर करवा रहा हूं, है ना। इसलिए कभी हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है कभी लेट खत्म हो जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग प्लानर के अनुसार ही हम आपके टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, है ना। इनिशियली मुझे ये लगा था कि आपको समझने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, मतलब लगभग 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी लेवल जो है, और या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल हम लोगों की मैच हो रही है, वो समझ में आ रहा है, एक लिंक अच्छा बन चुका है ना। तो दैट इज द रीजन कि ये टॉपिक हम लोग अच्छे से और जल्दी से खत्म कर पा रहे हैं, अच्छे से और जल्दी से खत्म कर पा रहे हैं, और अच्छे से कर रहे हैं। मतलब ऐसे कोई नहीं कि मतलब अच्छा चलो शॉर्टकट मार रहे हैं कुछ, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। चलो एक बार समझ में आ गया, बोलो मुझे। यस यस। चलो ये यार बाकी लोग भी बोलो रे भाई। चलो तो एक सवाल पे जाते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। दिस विल बी द सवाल फॉर यू। 60 सेकेंड्स देता हूं, क्योंकि आपकी तरफ पहुंचने में थोड़ा सा लेट वक्त लगता है। हम्म हम्म चलो भाई साहब।
आंसर क्या होगा रे भाई? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे चल रहा है? आंध्र प्रदेश। फिर भी किसी बच्चों ने महाराष्ट्र कर दिया। महाराष्ट्र कहाँ से आएगा भाई? आंध्र प्रदेश। हम लोगों ने देखा है इसको। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स। तो क्या हुआ गलती से कि पीपीटी में जब भी मैं स्लाइड्स बना रहा था तो मैंने क्लासिफिकेशन की अलग स्लाइड्स बनाई थी, तो उसको भी हम लोग आज थोड़ा सा मैं आपको टच दे दूंगा। कल हम लोग क्लासिफिकेशन और ब्रीड्स उसके खत्म कर देंगे। सो क्लासिफिकेशन जो बात है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन तो अलग अलग तरीके से हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक यूज। क्लासिफिकेशन पहले तो मीट पर्पस है ना, मीट पर्पस, उसके बाद एग पर्पस के लिए है ना, और थर्ड हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं फीदर पर्पस के लिए। तो हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग ब्रीड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको हम लोगों को क्लासिफाई करना है ब्रीड्स को, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक यूज, जैसे मैंने बोला कि फीदर पर्पस के लिए भी है, उसके बाद एक पर्पस के लिए भी है, उसके बाद हम लोग उनको चिकन मीट पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो मीट पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो दैट इज दे आर कंसिडर्ड एज अ ब्रॉयलर्स। उनको क्या बोलेंगे? ब्रॉयलर्स, या फिर उनको बोलेंगे फ्रायर्स, है ना, फ्रायर। एक पर्पन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो लेयर्स हो सकते हैं, लेयर्स, उनको बोलते हैं लेयर्स, और ये फीमेल होती है पर्टिकुलरली। और फीदर पर्पस के लिए आइदर ऑफ सेक्स, आप कोई भी किसी को भी यूज कर सकते हो। अब उनका क्लासिफिकेशन और भी तरीके से हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है कि कुछ एशियाटिक ब्रीड्स हैं, कुछ अमेरिकन ब्रीड्स है ना, ऐसे भी हो सकती है। अब इनमें और एक चौथा भी पार्ट आता है, दैट इज हैविंग, दे आर हैविंग द सेनिक वैल्यू। सेनिक वैल्यू है ना, मतलब जिनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल ब्रीड। ऑर्नामेंटल ब्रीड्स, ऑर्नामेंटल ब्रीड्स मतलब वो दिखने के लिए बहुत अच्छी होती है कि आप उनको ना सजा धजाने के लिए यूज कर सकते हो। दे आर हैविंग द ऑर्नामेंटल ब्रीड्स, दे आर ऑर्नामेंटल ब्रीड्स। और भी एक पर्पस होता है, दैट इज द फाइटिंग पर्पस। फाइटिंग पर्पस है ना, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसमें यूज किए जाने वाली ब्रीड है जिसका नाम है एसेल फाउल। ये यूपी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। कि क्या करते, उसका मुर्गा इसका मुर्गा और फाइट लगाते। मारी नाम का एक पिक्चर था, मारी, है ना, उसमें कबूतरों की फाइट बताई थी। तो इस पे यहाँ पे क्या होता है ना, बर्ड्स की फाइट लगाते हैं, बर्ड्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज क्या हो रहा है इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कि हम लोग उनका ओरिजिन भी देख सकते हैं कि एशियाटिक ब्रीड, अमेरिकन ब्रीड, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नो इंडिजिनस ब्रीड, मतलब ये एक्सोटिक हो चुके हैं। उसके बाद इंडिजिनस ब्रीड, कि जो भारतीय वंश की जो अलग अलग ब्रीड्स है उनके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। एक बार शुरू में मैं 10 मिनट में उनका, क्योंकि छोटा सा क्लासिफिकेशन है, तो शुरू में मैं 10 मिनट में उनका क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा दूंगा, और उसके बाद आगे जाके अपन क्या पढ़ेंगे, उनके ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेम कंडीशन उनके डिसीजेस पेस्ट के बारे में, डिसीजेस के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिसीजेस हम केयर एंड मैनेजमेंट, इंक्यूबेशन, हैचिंग, और उसके बाद एक प्रोसेसिंग, और बात खत्म। फिर लगभग हमारा 4 से 5 दिनों में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पूरा खत्म हो रहा है। अगले 4 से 5 दिनों में हमारा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लगभग सारा खत्म हो रहा है। यस, वेस्ट बंगाल में भी होता है सर, कॉल्ड मुर्गी लोराई। ओके, मुर्गी लोराई। ओके तोहिन भाई, उड़ी बाबा बोंधु, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे भी कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। मुर्गी बोलाई लोराई। अगर मैं आप लोगों के स्टेट में आ जाऊं, मतलब ऐसे ही, क्योंकि अभी एएफओ का एग्जाम खत्म होने के बाद तो मैं थोड़ा सा इंडिया टूर के बारे में सोच रहा हूँ अच्छा सा, कि मतलब चलो सभी स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में एक बार जाके घूम के आने की इच्छा है मेरी, मतलब वो दिल है मेरा। तो आपके कौन से स्टेट में मैं आपको क्या लगता है आप कहाँ पे मैं आऊँ, कहाँ पे मैं घूमूं, ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ। तो थोड़ा सा तो कभी घूमना ही है ना, आउट ऑफ भी एक बार जाके देखेंगे। लेकिन पहले तो इंडिया घूम लो यार, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे देखने के लिए पहले तो, है ना। तो डेफिनेटली अगर मैं बंगाल में आ गया तो डेफिनेटली आपसे मिलूंगा। बाकी ये तो है ही है, आशीष, खुशबू, ये तो यही के लोकल के ही लोग हैं हमारे, इनको तो मैं कभी भी मिल लूंगा। कोलकाता आ जाओ, यस आ जाएंगे। लाइफ स्टॉक के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्लानर, क्योंकि मुझे लगता है फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा गैप है 26 जुलाई तक। 26 जुलाई में और एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है अपना, दैट इज मेट्रोलॉजी। आपका मेट्रोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। यस, बिरयानी, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ ना, कर्नाटका भी मैं आऊंगा टैग डेफिनेटली। चलो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अपन उनका क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें देख के। बिरयानी खिलाऊंगा सर, ओके।
ओके चलो। अरे क्या मियाँ हैदराबाद की बातें कर रहे तुम, हैदराबाद तो आते ना, हम पक्का आते, चलो कोई दिक्कत नहीं है श्रद्धा, आ जाएंगे, उसमें क्या है, हैदराबाद आ जाएंगे। हैदराबाद क्या बहुत दूर नहीं है ना यहाँ से, बस आधे घंटे का, आधे 1 घंटे का फ्लाइट है बस हैदराबाद। चलो बाय बाय, टेक केयर।